आज हमारा टॉपिक है पार फ्रॉम द वेडिंग क्राउड, जो कि थॉमस हार्डी द्वारा लिखा गया। उसका इस लेक्चर में क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। फार फ्रॉम द वेडिंग क्राउड थॉमस हार्डी का फोर्थ पब्लिश नोवेल है एंड हिज फर्स्ट मेजर लिटरेरी सक्सेस, और इसकी पहली बहुत बड़ी साहित्यिक सफलता भी मानी जाती है। इट वॉज पब्लिश्ड ऑन 23 नवंबर 1874 और 23 नवंबर 1874 में इसको पब्लिश किया गया था। इट ओरिजिनली appeared annually as a monthly serial in Cornhill magazine, where it gained a wide leadership. इसको अगर ओरिजिनली की बात करें तो इसको अज्ञात रूप से, यानी बिना किसी नाम के, एक मंथली सीरियल, एक मैगजीन थी कॉर्नहिल नाम की, उसमें इसको पब्लिश किया गया था। वेयर इट गेन ए वाइड लीडरशिप, जहां पर इसको बहुत ज्यादा वाइड लीडरशिप, यानी जहां लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था, लोग इसको पढ़ने लगे थे, काफी लीडरशिप इसको मिली थी। बेसेक्स, जब भी थॉमस हार्डी का नाम आता है तो बेसेक्स वर्ड जब आता है तो बेसेक्स है क्या, देखिए। तो थॉमस हार्डी का फार फ्रॉम द वेडिंग क्राउड इज ए फेमस नोवेल, जो कि फेमस नोवेल है, डिजाइन किया गया इन द बेसेक्स लैंड। इस पूरे ही नोवेल को बेसेक्स की भूमि पर ही डिजाइन किया गया, सेट किया गया है। बेसेक्स इज ए लैंड इन्वेंटेड बाय थॉमस हार्डी, थॉमस हार्डी द्वारा ही इसको इन्वेंट किया गया, इन्वेंटेड किया गया, यानी बेसेक्स केवल क्रिएशन है किसकी, थॉमस हार्डी की। द कंट्रीज ऑफ बर्कशायर, विल्ट्शरायर, हैम्पशायर, सॉमरसेट, डेवन एंड स्पेशली ऑल आर यूनाइटेड इन द नेम ऑफ बेसेक्स। बेसेक्स का जब भी नाम आता है तो इसके अंदर बर्कशायर प्लेस भी आता है, विल्ट्शायर भी आता है, हैम्पशायर और सॉमरसेट, डेवन, ये सभी बेसेक्स के क्या, छोटे छोटे पार्ट, छोटे छोटे एरिया आते हैं। जिस तरीके से कहते हैं कि इंडिया के अंतर्गत अलग अलग, जैसे आपका यूपी है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, तो अलग अलग जगह है, उसी तरीके से बेसिक्स के अंदर छोटी छोटी जगह आती, छोटे छोटे एरिया थी आती हैं, इन सभी को हम बेसिक्स के अंतर्गत ही इंक्लूड करते हैं। टाइटल, द टाइटल ऑफ द नोवेल फार फ्रॉम द मैटिंग क्राउड रिमाइंड्स ए फ्यू लाइंस ऑफ थॉमस ग्रेस इमॉर्टल पोएम एंड एलिसी कंटिन्यू चर्चा। तो फार फ्रॉम द मैटिंग क्राउड, ये जो टाइटल है, ये टाइटल हमेशा हमें थॉमस ग्रे की जो एक इमॉर्टल पोएम है एनालिसी रेटिंग कंटिन्यूचर, उसकी याद दिलाता है, क्योंकि उसी पोएम के अंदर का फार फ्रॉम द बैटिंग क्राउड इग्नोरी स्टेप, ये लाइन दी गई और इसी लाइन से जो है इसके टाइटल को दिया गया है। इट सजेस्ट द पेस्टरल नेचर ऑफ द नोवेल, ये नोवेल की, ये जो नोवेल है, ये नोवेल का पेस्टरल जो नेचर होता है, वहाँ का जो वातावरण होता है, रूरल एरिया को उसको सजेस्ट करता है, उसकी ओर इंडिकेट करता है। विच हैज इट्स सेटिंग अमंग द हिल्स, जहाँ पर इसकी सेटिंग होती है पहाड़ियों के बीच में, घाटियों के बीच में, वो भी कहाँ के, जॉर्ज सेट के साउथ वेसेक्स जो एरिया, वहां पर पहाड़ी जो इलाका है वहीं पर इसको सेट किया गया है। हार्डीज बर्थ प्लेस, जो कि हार्डी का जन्म स्थल है। द पर्सन हु लिव हियर, व्यक्ति जो यहाँ रहते हैं, आर वेरी हैप्पी, वो खुश रहते हैं, एंड सेटिस्फाइड, और संतुष्ट होते हैं। क्यों संतुष्ट होते हैं, बिकॉज देयर इज नो पॉलिटिक्स, क्योंकि ना तो यहाँ पे पॉलिटिक्स होती है, ना ही कोई धोखा होता है। सो दैट टाइटल इज एप्रोप्रिएट, इस तरीके से टाइटल उचित है। प्लॉट कंस्ट्रक्शंस, भूमिका, इसकी भूमिका किस तरीके से निर्माण किया जाता है। द नोबल फार फ्रॉम द वेडिंग क्राउड हैज इवैल्यूएट प्लॉट, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से बुना गया है, इसका जो भूमिका है। हार्डी डेवलप्स द एक्शन स्टेप बाय स्टेप, और हार्डी ने इसके जितने एक्शंस को विकसित किया बहुत ही स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद दूसरा दूसरा तीसरा लाइक। ही हैज डिवाइडेड द एक्शन इन 57 चैप्टर, इन्होंने पूरे ही नोवेल को 57 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, सारे एक्शंस को। ईच चैप्टर बियर्स एन इंडिपेंडेंट टाइटल, और 57 चैप्टर्स के अलग अलग छोटे छोटे टाइटल भी दिए गए, जैसे कि ओपनिंग चैप्टर जो पहला चैप्टर है उसको हम डिस्क्रिप्शन ऑफ फार्मर ओ एन इंसिडेंट का टाइटल दिया गया। इसी तरीके से हर चैप्टर्स को उन्होंने टाइटल दिया है। ही मेक्स हिज कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग, वो अपने कैरेक्टर्स को हमेशा इंटरेस्टिंग पर बनाते हैं, नॉट फॉलोइंग द ट्रेडिशन स्टाइल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग कैरेक्टर, उन्होंने अपने कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए कोई भी ट्रेडिशन स्टाइल को फॉलो नहीं किया है, क्योंकि जो ट्रेडिशन स्टाइल होता है कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने का, विच मेक देम डल एंड अनइंटरेस्टिंग को, क्योंकि वो हमेशा कैरेक्टर्स को नीरस और रुचिकर बना देते हैं, लेकिन थॉमस हार्डी ने ऐसा नहीं किया है। लव इज द चीफ सब्जेक्ट ऑफ द स्टोरी, और प्यार जीवन की कहानी का सबसे मुख्य विषय रहा है। द स्टोरी डेवलप्स लॉजिकली फ्रॉम द फर्स्ट पेज टू द लास्ट, क्योंकि कहानी जो विकसित होती है एक पहले पेज से लास्ट पेज तक। द लॉजिक ऑफ इवेंट इज क्वाइट क्लियर, इस घटना का जो लॉजिक है, तर्क है, वो हमेशा स्पष्ट है। एवरी एक्शन एंड इंसिडेंट कंट्रीब्यूट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द स्टोरी, और प्रत्येक जो एक्शन है और घटना है जो हमें कहानी के को डेवलप करने में मदद करती है, सहयोग करती है, वो बहुत अच्छी जगह विकसित किया गया। इट इज द नोवेल ऑफ एटमॉस्फेयर, एक ऐसा नोवेल है जहाँ पर एटमॉस्फेयर भी बहुत शानदार दिखाया गया है, रोमांस भी है और पैशन मौजूद है इसके अंतर्गत।
कैरेक्टराइजेशन इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ नॉवेलिस्ट। हमेशा कहा जाता है कि उपन्यासकार के लिए कैरेक्टराइजेशन एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है, क्योंकि कैरेक्टराइजेशन के आधार पर स्टोरी आगे बढ़ती जाती है। थॉमस हार्डी इज ए मास्टर इन दिस आर्ट, और इस कला में थॉमस हार्डी हमेशा एक मास्टर रहे हैं। He divides his character into broad classes, मेजर एंड माइनर। उन्होंने विस्तृत रूप से अपने कैरेक्टर्स को डिवाइड किया मेजर और माइनर रूप में। फिर प्लेज ए ग्रेट रोल इन द लाइफ ऑफ हिज हीरोज एंड हीरोइन, और उनकी जितनी भी हीरोइंस और हीरोइंस होती हैं उनके बीच उनकी लाइफ में भाग्य ने हमेशा एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिज फीमेल कैरेक्टर्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ ऑल सफरिंग, और अक्सर देखा जाता है कि इनके जितने फीमेल कैरेक्टर्स होते हैं वो सभी की परेशानियों का कारण बनते हैं। In Far From the Wedding Crowd, it is Bathsheba who is at the root, who is the root of all evils, all sufferings to Boldwood, Oak, Troy, and even to herself. और इसमें जो बातसीबा है वो हमेशा ही मेन कैरेक्टर रही, मेन जड़ रही है परेशानियों की, चाहे वो बोलबर्ट की लाइफ की हो, ओक की लाइफ की, या ट्रॉय की लाइफ या खुद की जीवन की क्यों ना हो। हिज फीमेल कैरेक्टर्स आर बेटर देन हिज मेल कैरेक्टर्स। ये जितने फीमेल कैरेक्टर्स है वो मेल कैरेक्टर से काफी अच्छे, यानी उनकी भूमिका काफी अच्छी रही, क्योंकि वैसे भी वो हर एक की लाइफ को प्रॉब्लम का कारण बनती है, तो नीचे कहानी उसी के आधार पर आगे बढ़ती है। थीम इन फार फ्रॉम द वेडिंग क्राउड की गैब्रियल ओक द शेफर्ड, जो कि गैब्रियल शेफर्ड गड़िया है, सब पापी की सेवा करता है एवर डेंटिंग फॉर मैनी इयर्स अनरिजल्टली। गैब्रियल ओक एक ऐसा व्यक्ति है जिसने निस्वार्थ भाव से बातचीत की हमेशा कई वर्षों तक सेवा की है। सर्जेंट रॉय जो कि एक सिपाही है, हु डिसीव्स फैनी रोबिन, जो फैनी रोबिन को धोखा देता है एंड लेट्स हर डाई इन चाइल्डहुड इन वर्क हाउस, और बर्थ हाउस में उसको मरने के लिए भी छोड़ देता है। विंस बाथशेबा एज हिज वाइफ, और लास्ट में वो बाथशेबा को अपनी पत्नी के रूप प्राप्त भी कर लेता है एंड देन इट टीच हर, और फिर उसके साथ वो गलत बिहेवियर भी करता है, टीच करता है। तो इस मर्डर्ड बाई फातिमा बोल्टवुड, और फातिमा बोल्टवुड के द्वारा उसको मार भी दिया जाता है ट्रॉय को, हु इज इम्पेल्ड बाई इफ वियर्स लॉन्गिंग फॉर कॉस्पेट, जिसकी बहुत इच्छा थी कि वो बाथशेबा से शादी करे। बोल्टवुड बिकम्स लुनेटिक, बोल्टवुड लुनेटिक बन जाता है एंड गैब्रियल और बाथशेबा एट लास्ट यूनाइटेड, यानी बोलबुड को अलग कर दिया था और गैब्रियल और बाथशेबा लास्ट में शादी कर लेते हैं। लव इट इज लव, ये प्यार ही है विच रूल सर्जेंट ट्रॉय, जिसने सर्जेंट ट्रॉय की लाइफ की बर्बादी का कारण भी बनता है, फार्मो बोलबुड की बर्बादी का भी कारण बनता है, फैनी रॉबिन की बर्बादी का कारण बनता है, क्योंकि बोल्ड फार्मो बोलबुड को भी लुनेटिक बन जाता है, वो पागल हो जाता है इसी कम में, क्योंकि बाथशेबा उसको छोड़कर चली जाती गैब्रियल ओक के पास। तो इस तरीके से पूरी कहानी में जो प्यार है वो हमेशा घूमता रहता है। बातसीबा कभी ट्रॉय के साथ प्यार करती, कभी बोलबुड के साथ, तो कभी लास्ट में कैप्टन के साथ शादी करती। तो इस तरीके से सभी की बर्बादी का कारण प्यार बनता है, लव बन जाती है। तो इस तरीके से उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।